मैंने मैसेज देखा था आपका। हम्म 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 ठीक है। फिफ्थ का ही है मेरा जो थोड़ा सा बचा है, 2-3 टॉपिक्स बचे हैं। बाकी सेवेंथ में तो एक टॉपिक है, वो कभी भी एक आध क्लास होगी तो। हाँ, दोनों का साथ साथ ही चल रहा है मैम, तो एक एक टॉपिक ही बचा हुआ है। असाइनमेंट्स हो गए हैं, 4 असाइनमेंट्स हो चुके हैं। एक और मैंने उसका डेट फिफ्थ का दिया है 20th। 4 ही एमसीक्यूज हो चुके हैं। फिफ्थ इस फ्राइडे को मैं ले लूँगी। जैसे उसमें शीट में 5-5 दिए हुए हैं ना, हालांकि मुझे बच्चे बोल रहे थे कि 4-4 भी लिए हैं टीचर्स ने दूसरे फैकल्टीज ने। अच्छा, ठीक है। मुझे सुनील सर ने 5-5 बोला था और बोला था बस सिलेबस के हिसाब से देख लेना। तो दोनों में ही उन्होंने 5-5 का कॉलम दिया हुआ, तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। एमसीक्यू सैटरडे फ्राइडे हो जाएगा एक। हम्म। ठीक है, अभी ये वाला क्लास हो गया है। फिफ्थ वाला मेरा क्लास फिफ्थ का स्टार्ट हो गया अभी। तो मैं फिर करती हूँ। यहाँ पे हैं कुछ स्टूडेंट्स अभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। I hope you can see my screen now. The next topic is IMF. हमने GAT, GATT, GAT और WTO ये कंप्लीट कर लिया था। क्विकली मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी तो हम लोग जल्दी से इस वीक में हमें सिलेबस कंप्लीट करना। वी हैव ओनली 3 क्लासेस। आप लोग मुझे बताइए 11 to 12 किसी की क्लास है आपकी? Are you guys free today from 11 to 12? 11 to 11:30, whatever time next. Hello? कोई भी आप में से प्लीज आंसर कर सकता है मुझे? प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। आई एम स्पीकिंग टू यू गाइज। वैभव, मनीष, वंशिका, प्रशांत, श्याम, जपनीत, उत्कर्ष, कुछ किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज आप में से? हेलो? हेलो? आप लोग 10:45 to 11:15 फ्री हैं? आप लोग मुझे प्लीज बताइए। हेलो? वंशिका? हेलो? हेलो वंशिका? हेलो? आप लोग में से किसी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हेलो? 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 कैन एनीबडी आंसर मी? कोई मेरी आवाज सुन सकता है? कोई जवाब दे सकता है मुझे? हेलो? हेलो?
आप सभी लोग डेफ हैं क्या यहाँ पर, या आप लोग प्रेजेंट हैं ही नहीं यहाँ पर? कैन यू गाइज लिसन टू मी? आप लोग आज 10:45 टू 11:15 फ्री हैं आप लोग? हेलो हेलो, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं किसी को प्रेजेंट देने वाली नहीं हूँ आज क्लास में। आप लोगों को किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है? सो जाते हो क्या? हेलो, कैन एनीबडी आंसर मी? कोई जवाब दे सकता है? किसी को सुनाई दे रहा है? कोई यहाँ पर है जिसके कान ओपन है अभी यहाँ पे? हेलो Yes, ma'am. निशु, Yes, ma'am. आप लोग की अभी 10:45 पे आज है? आप लोग फ्री हैं 10:45 टू 11:15? इसके बाद जैसे हमारी क्लास ओवर हो जाएगी 10:40 पे, क्लास ओवर हो जाएगी ये वाली। 45 टू 11:15 इस वाले टाइम में तो कोई क्लास नहीं होगी आप लोगों की? No, ma'am. मैं आप लोगों को लिंक भेज रही हूँ, तो इसी क्लास के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस क्लास को। प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं क्विकली आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करती हूँ। आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो ठीक है, नहीं है इंटरेस्टेड तो मैं अपना लेक्चर देके आपको चले जाऊँगी। जिस तरह से बाकी लोग क्लास में सो रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लास में भी सोते रहिएगा, बट आई विल हैव टू कंप्लीट माई लेक्चर। मेरे को 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पर हेलो हेलो बोलते हुए। आप लोगों को सुनाई दे रही है आवाज की नहीं? नो बडी कैन रिप्लाई, सिर्फ निशु है जिसको सुनाई दे रही है मेरी आवाज, और सब बाकी सब लोग सो रहे हैं क्लास में। मैं एक और लिंक भेज रही हूँ आप लोगों को अभी। इस क्लास के बाद वो वाला नेक्स्ट क्लास होगी, वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, उसकी अलग से अटेंडेंस होगी, वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा इसके बाद। लिमिट होती है किसी चीज की। स्टूपिडिटी। एवरीबडी हैज टर्न डेफ एंड ब्लाइंड ऑल्सो। इसी क्लास के बाद वो क्लास ज्वाइन करेगा। मैंने आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया है, ऑलमोस्ट 1 सेकंड में आपको पहुंच जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज IMF। हमारे 3-4 टॉपिक बचे हैं जो हम होपफुली आज में मैं 2 कंप्लीट कर दूंगी, 2 क्लासेस में। तो 1 सेकंड। ठीक है, तो आपको लिंक मिल गया होगा। स्क्रीन मेरी आप लोगों को आई होप दिख रही है। IMF के नाम से नेक्स्ट टॉपिक इज IMF विच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मॉनेटरी सिस्टम, मॉनेटरी का मतलब मनी, मनी से रिलेटेड सिस्टम जो भी है उस सबको बैलेंस करता है, प्रमोट करता है, उसकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है वर्ल्ड वाइड। IMF's goal is to prevent and remedy international financial crisis by encouraging countries to maintain sound in economic policies. Because of its size, the IMF is also a forum of discussion of global economic policies. पूरी दुनिया में जिस भी कंट्री के पास जब भी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, XYZ किसी भी कोई भी एक कंट्री हो सकती है,
चाहे वो कोई भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, अगर किसी ऐसी सिचुएशन में उसके पास है कि पैसों की कमी है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, आईएमएफ उसको हेल्प करता है। या तो वो इनकरेज करेगा उस कंट्री को, या कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स बताएगा जिसकी वजह से वो उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। या अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी दे देते हैं, जैसे कि अगर पैसा चाहिए या कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस में किसी को किसी कंट्री को ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग उनसे एक तरह से लोन्स भी लेके अपनी कंट्री में पैसा ला के या और सब चीज़ें करके मॉनिटरी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, मनी से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में, और ऑफिसेस पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क और जिनेवा में भी हैं। तो हेडक्वार्टर का मतलब होता है हेडक्वार्टर जो है, जो सबसे एक तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस जो है इनका, वो वाशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का। ये भी बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी टीम है इनके पास, और इकोनॉमिक पॉलिसीज और सब पॉलिसी जो भी मनी से रिलेटेड होती हैं वो सब फॉर्मुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, टू बी इम्प्लीमेंटेड टू all the countries of the world. IMF formally came into existence in December 1945. ये भी एक तरह से शुरू में जब आया था या जब ये फॉर्म हुआ था तो 45 में हुआ था, और सिर्फ 29 मेंबर्स थी इस 29 कंट्रीज थी इसकी मेंबर। बाकी सारी कंट्रीज में भी इकट्ठा होकर एक साथ नहीं आई, या वो इंटरेस्टेड नहीं थी इसका मेंबर होने में, या जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन देवर ओनली इनिशियली 29 मेंबर्स थे जो कंट्रीज थी, जो दिसंबर 1945 में जब ये फॉर्म हुआ था, एग्जिस्टेंस में आया था, तब इसकी मेंबर्स थी। इट वाज ओरिजिनली टास्क्ड विद एस्टैब्लिशिंग एक्सचेंज रेट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड through regulation of rates among the members of the countries. Now, between 1404 to 71, most of the world operated under the fixed exchange rate system. जैसे exchange rate system होता है, आज के टाइम में भी exchange rate है कुछ ना कुछ, जैसे कि $1 is equal to 75 rupees या $1 is equal to whatever rupees. तो ये exchange rate हो गया कि अगर किसी के पास इंडियन करेंसी है और उसको एक्सचेंज करवाना है यूएस डॉलर में, या उसको एक्सचेंज कराना है दिरहम में या येन में, युआन में, किसी भी और कंट्री की करेंसी में, तो वो एक्सचेंज रेट क्या होगा, ये सब कुछ कंट्रोल किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। आईएमएफ कंट्रोल करता है इन सब चीज़ों को। 44 to 71 में यही होता था कि सब ज़्यादातर जो उस टाइम था फिक्स एक्सचेंज रेट, वो चेंज नहीं होता था, अप डाउन नहीं होता था, और फिक्स रहता था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री की करेंसी रेट जो होती थी वो फिक्स रहती थी। अब तो जैसे फ्लक्चुएट होता रहता है ना, हर मिनट फ्लक्चुएट होता है। कभी सपोज इस टाइम पर अगर हम चेक करेंगे INR टू यूएस डॉलर में, तो वो 74 पॉइंट कुछ करके दिखा सकता है, 1 घंटे बाद 75 पॉइंट समथिंग हो जाए, 2 घंटे बाद या शाम तक वो शायद 75.1 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है। 71 तक वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। उसके बाद फ्लक्चुएशन वगैरह का जो भी होने लगा वो बाद में चीज़ें आई। तो हम ये बताएंगे कि 71 तक एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स था। IMF रिक्वायर्ड ईच मेंबर कंट्री टू डिपॉजिट करेंसी इनटू एन इंटरेस्ट रिजर्व फंड। और IMF जो था, जैसे कि हम सबका एक अकाउंट होता है बैंक में, ऐसे ही इंडिया के लेवल पे जैसे इंडिविजुअल लेवल पे सब अपने अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं बैंक में, इसी तरह से सारे ही बैंक्स के अकाउंट होते हैं उस कंट्री के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। हर कंट्री का, हर बैंक का अपना एक अकाउंट होता है जो हम सेंट्रल बैंक में खोलते हैं, हर बैंक होता है अपना। इसी तरह से हर कंट्री का भी एक अकाउंट होता है जो कि आईएमएफ में हम खोलते हैं, यानी कि इंडिया का एक अकाउंट होगा आईएमएफ में, यूएस का अकाउंट होगा आईएमएफ में, हर कंट्री का होगा, और वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ अपना एक रिजर्व करके बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरी करेंसीज का पैसा हमको वहाँ पर रखना पड़ता है कि इंडिया के पास इतना यूएस डॉलर है, इतना उसके पास चाइनीज़ करेंसी है, इतना उसके पास रुपए की करेंसी है या और किसी कंट्री की करेंसी है। जो भी हम ट्रेड से अर्न करते हैं, ट्रेड से हम पैसा अर्न करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर कंट्री अपना अकाउंट जो आईएमएफ में है उसमें अपना दूसरी करेंसीज का रिजर्व जो है वो रखती है। IMF प्रमोट्स नाउ ना मैकेनिक्स ऑफ IMF के किस तरह से मैकेनिज्म है उसका, किस तरह से ऑपरेट करता है, रन कौन करता है इसको, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। यानी कि IMF जो है
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से चलता है। जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, विच मेक्स डिसीजंस ऑन मेजर पॉलिसीज, जो कि डिसीजन लेते हैं जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनके ऊपर, या पॉलिसी बनाने में हेल्प करते हैं, या कुछ भी जो भी रूटीन डे टू डे डिसीजन मेकिंग होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके डिसीजन वगैरह वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लेते हैं। ऑल द मेंबर्स, ऑल द कंट्रीज विच आर द मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब जैसे हर कंट्री है, सपोज उस कंट्री के मेंबर आज की डेट में अगर 100 मेंबर्स हैं, तो 100 की 100 कंट्रीज के कोई ना कोई एक हेड वहाँ पर होगा जो कि गवर्नर है एक तरह से, और वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, और वो पर्सन जो डिसीजन लेगा वो बेसिकली अपनी कंट्री के बिहाफ पर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो रिप्रेजेंट करते हैं वो गवर्नर्स अपनी कंट्री को, और वो सारे गवर्नर्स रिप्रेजेंट करते हैं एज दी अथॉरिटी ऑल्सो, या डिसीजन मेकर्स फॉर द IMF। 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज चेयर्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब 24 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की एक मीटिंग करते हैं ये लोग, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर चेयर करता है या हेड करता है, उस मीटिंग को बुलाता है और चलाता है, डिस्कशंस होती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इज सिलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद एक तरह से ये एक मीटिंग होती है, जिसमें कि मैक्सिमम 24 मेंबर्स होते हैं और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर वही एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो चूज करते हैं कि कौन मीटिंग बुलाएगा। Now the executive board meets 3 times a week। जो वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वो मेंबर्स जो बेसिकली उस मीटिंग का पार्ट रहते हैं, वो कम से कम 2 या 3 बार एक हफ्ते में मिलते हैं आपस में। IMF 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स, जैसे कि जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स आज के टाइम में है, US, जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड UK, एज वेल एज चाइना, रशिया एंड सऊदी अरेबिया, ईच हैव ए सीट ऑन द बोर्ड। ये सारी कंट्रीज के पास अपनी अपनी सीट्स होती है, और ये आपस में मिलते हैं 2-3 बार कम से कम। बोर्ड जो इनके होते हैं मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स, वो मिलते हैं और डिसीजंस लेते हैं। नाउ अदर 16 डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय फॉर 2 years टर्म्स बाय ग्रुप ऑफ द कंट्री। 5 तो ये हो गए, और उन 24 में से जो 16 और बचे, उन 16 को इन सारे लोगों में से कोई ना कोई चूज करता है। यानी कि एक तरह से अगर 100 कंट्रीज या 500 कंट्रीज हैं, 500 तो है ही नहीं, वैसे भी टोटल कंट्रीज आर लाइक 250 अराउंड पूरी दुनिया में, तो वो सारी कंट्रीज के लोग मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, टॉप 24 को उठाते हैं, टॉप 24 को। तो ये 5 तो हमेशा ही रहते हैं, US, जापान, फ्रांस, जर्मनी और UK, क्योंकि ये फाइनेंशियली या मॉनिटरीली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं दुनिया में। अब चाइना और रशिया भी इनके उसमें क्लोज में आ गया है। तो ये 5 कंट्रीज, बाकी कौन सी 16 कंट्रीज होंगी जो अटेंड करेंगी उस मीटिंग को, ये वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, बहुत सारी कमेटीज भी हैं IMF में, और ये सब कमेटीज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की होती है। ये कोशिश करते हैं कि साल में 1 या 2 बार ज़रूर मिला करें और इवेल्युएट करें जो पॉलिसीज़ हमने पिछले बार बनाई थी या जो अभी चल रही हैं, रनिंग में है, वो आज के बिजनेस ट्रेड, वर्ल्ड बिजनेस ट्रेड के हिसाब से ठीक है, या उसमें कोई रिव्यू करके चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ और अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें, ये लोग उसमें चेक करते हैं, जो भी गवर्नर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जो। Now, IMS is also funded by the subscription countries pay upon joining the IMF when the subscriptions are increased. Members pay 25% of the subscription in special drawing rights, SDRs की full form है special drawing rights, और in major currencies। ठीक है, तो IMF can call on the remaining 75% as they needed for the lending। टोटल सब्सक्रिप्शन एक वैल्यू दिया जाता है, IMF हर कंट्री को बोलता है कि आपको इतना सब्सक्राइब करना है, हमें IMF को इतना पैसा देना है टू बी दी मेंबर। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में कितना पैसा है और कितनी करेंसी है उसके पास, कि वो कितनी रिच है कि वो पैसा दे सकती है IMF को रिजर्व करके अपने पास, या सब्सक्रिप्शन जो 100% का है वो कितना ले सकती है उनसे ना। सपोज 100 रुपये का एक सब्सक्रिप्शन एक कंट्री को खरीदना है, तो 25 रुपये कम से कम उसको वहाँ पे रखना पड़ेगा IMF के पास, और जो बाकी 70 कम से कम रखना पड़ेगा।
और जो बाकी 75% है, अगर वो कंट्री के पास नहीं भी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लोन आईएमएफ से लेके उसको यूज कर सकती है, बट उसके ऊपर ऑफ कोर्स आईएमएफ को हर साल कंट्री को कुछ ना कुछ देना होगा। तो ये भी एक तरह से उस ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग सोर्स है कि हर कंट्री से वो कुछ ना कुछ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी लेती रहती है। IMF determines a country's subscription amount based on its relative size in the world economy. किसी भी कंट्री का सब्सक्रिप्शन कितना होगा, वो 200 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा, 5000 करोड़ होगा, 5 लाख करोड़ होगा, कितना सब्सक्रिप्शन किस कंट्री के पास होगा, 100% जो वहाँ पे उसका शेयर बनता है, वो डिपेंड करता है कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का कितना साइज ऑक्यूपाई करती है ट्रेड का। ठीक है, ट्रेड का। द IMF में बोरो मनी टू सप्लीमेंट द फंड्स रिसीव फ्रॉम द सब्सक्रिप्शंस। जनरली IMF में बोरो मनी फ्रॉम सेवरल कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट इज वन ऑफ द 2 स्टैंडिंग लैंडिंग एग्रीमेंट्स विद द IMF। इसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं? IMF ऑपरेशंस नाउ, IMF मॉनिटर्स ऑल द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल developments and policies in member countries at the global level and then gives policy advice to the members based on its observations and its structural policies. To do this, IMF engages 3 types of surveillance. Surveillance होता है कि मॉनिटर करना, किसी चीज़ को देखते रहना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फोकस करते रहना इन चीज़ों पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे वो लोग फोकस करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन पे और स्ट्रक्चरल पॉलिसीज पे। 3 पर तो वो फोकस कर ही रहे हैं। अब इन 3 पर फोकस किस तरह से करते हैं, वो नज़र रखते हैं, एक तरह सर्वेलेंस करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कंट्री सर्वेलेंस होता है, ग्लोबल सर्वेलेंस होता है और रीजनल सर्वेलेंस होता है। मतलब किसी एक कंट्री को की पूरी कंट्री को अगर सर्वेलेंस किया जा रहा है तो कंट्री सर्वेलेंस। ग्लोबल सर्वेलेंस मतलब पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, पूरी कंट्री, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस कैसे हैं, स्ट्रक्चरल पॉलिसीज कैसी वर्ल्ड लेवल की, तो वो ग्लोबल में आ गया। एंड रीजनल सर्वेलेंस इफ रिक्वायर्ड, किसी कंट्री के अंदर जाकर भी किसी पर्टिकुलर रीजन या कंट्री, स्टेट या उसकी स्टडी करनी है, सर्वेलेंस करना है, उसको मॉनिटर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। रीजनल सर्वेलेंस में ज़्यादातर उस कंट्री के वो आ सकती हैं, जो कैपिटल्स होती हैं ज़्यादातर, उनको सर्वेलेंस किया जा सकता है, मे बी इफ रिक्वायर्ड। IMF also provides technical help and training to the market participants and governments of the member countries. Suppose जैसे कि इंडिया एक मेंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं पर किसी चीज़ की टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत है, तो IMF उस कंट्री की गवर्नमेंट को, या जितनी भी कंट्रीज मेंबर हैं उन सभी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को अगर ज़रूरत है तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएगा, हर चीज़ की टेक्निकल असिस्टेंस देगा, किस तरह से मार्केट ट्रेंड चल रहा है या क्या वो लोग कंट्रीज अपने आप को डेवलप करने के लिए कर सकती हैं, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग भी IMF प्रोवाइड करता है। IMF का एक बड़ा फंक्शन क्या है, टू लेंडिंग द मनी टू द मेंबर्स इफ नीड, यानी कि हर कंट्री की जब रिक्वायरमेंट है पैसे की और उसके पास खुद पैसा नहीं है अभी किसी कंट्री के पास और उसको पैसे की ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, या सपोज किसी कंट्री के पास खाने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है, रिजर्व रखने के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है IMF के लिए करने के लिए, और उसको पैसा चाहिए भी दूसरी किसी कंट्री से कुछ एक इम्पोर्ट करने के लिए, सपोज उसके पास खाने के लिए नहीं है अपनी कंट्री को देने के लिए, तो वो फिर खरीदेगी कहाँ से, दूसरी कंट्री से, बाहर से खरीदेगी। तो इस चीज़ के लिए भी लोन देता है IMF किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को। सबसे बड़ा फंक्शन जो IMF का है वो यही है कि वो लोन देता है, और लोन फ्री में कोई नहीं देता, लोन के ऊपर इंटरेस्ट, बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एक अग्रीड इंटरेस्ट रहता है जो कि उस कंट्री से IMF लेता रहता है, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और पैसा लोन जो है जैसे हम लेते हैं बैंक से वो वहीं का वहीं रहता है। तो बेसिकली आपको समझ आया लेवल्स कि किसी इंडिविजुअल को अगर लोन चाहिए तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक्स को अगर लोन चाहिए, कुछ और ऑपरेशनली कोई इश्यूज आते हैं तो वो RBI के पास जाता है, और हर कंट्री का, यानी कि तरह से RBI का ही समझ लीजिए, या हर कंट्री का अपना एक अकाउंट IMF में होता है, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए होता है तो IMF देता है। सो IMF यू कैन अंडरस्टैंड कि किस लेवल का और कितना इंटरनेशनल या बिगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर प्रोसेस होता है इस चीज़ का लोन लेने का, जैसे हम छोटा सा कोई लोन यहाँ पर भी लेता है कोई इंडिविजुअल, तो प्रॉपर प्रोसेस होता है उसका, लेटर रिक्वेस्ट जाता है कि मुझे इतने का लोन चाहिए, ऐसा है वैसा है,
फिर उस पर्सन की पूरी वर्थ चेक की जाती है और फिर लोन मिलता है। ऐसे ही यही सेम प्रोसेस है वहाँ के लिए भी, जो IMF लोन देता है अपने मेंबर्स को, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट बनेगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो लोन होगा, कितने हज़ार करोड़ चाहिए, वापस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हैं, कुछ मोर्टगेज तो नहीं रखना पड़ेगा कंट्री को, फिर लोन लेना होगा और किस रेट पर लेना होगा वो, ठीक है। जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए वो लोअर रेट भी दे देते हैं, जो हायर इनकम कंट्रीज़ हैं उनके डिपेंड करता है, उनको उनसे ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो उनको हायर रेट पर भी, इंटरेस्ट पर भी लोन दे देते हैं। और इसका टर्म डिफाइन होता है कि 1 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, 10 साल के लिए ले रहे हो, 50 साल के लिए ले रहे हो, वो सब आपको उस टाइम पीरियड के हिसाब से वापस करना होता है, उस कंट्री को वापस करना होता है IMF को पैसा, ठीक है। इट ऑल्सो लेंड्स द मनी, लेंड्स का मतलब होता है इट ऑल्सो देता है उधार, द मनी टू द कंट्रीज, बोरो जो भी लोन होते हैं एक तरह से, डीलिंग विद सडन लॉस ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस। जैसे कि सपोज है कोई नेचुरल क्लामिटी आ गया, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस किसी जगह पे आ गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ में कंट्री ने में गवर्नमेंट ने पैसा लगाया था, वो सारा पैसा डूब गया, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का सोचा था कंट्री में जो नहीं हो पाया, सपोज कई हज़ार करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट लगाया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, उससे कोई इनकम नहीं हो पाया, वो पैसा डूब गया कंट्री का, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया इससे पूरी कंट्री में। या कोई एक नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल डिजास्टर जैसे बहुत बड़ा कोई एक, सपोज कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया कि पूरे स्टेट्स चली गई, कई हज़ार करोड़ का नुकसान वहाँ पे हो गया, तो शॉर्ट टर्म लेवल पे भी लैंडिंग इस तरह से भी IMF कंट्रीज को देता है। ओके, व्हेन अ कंट्री बोरोज फ्रॉम IMF द प्रोसीड्स आर डिपॉजिटेड इन द कंट्रीज सेंट्रल बैंक। जो सारी चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, अब ये हम सोचेंगे कि जो लोन लिया हमने कंट्री से वो कहाँ पे आएगा, किसके अकाउंट में वो पैसा आएगा, क्या किसी PM के अकाउंट में आएगा, प्रेसिडेंट के अकाउंट में आएगा, किसके अकाउंट में आएगा, वो पैसा सेंट्रल बैंक के अकाउंट में आता है, यानी कि RBI जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा हेड बैंक है, हर कंट्री का रिजर्व बैंक होता है एक, जो कि सेंट्रल बैंक होता है उसका, उसके अकाउंट में वो पैसा जो हम लोन लेते हैं वहाँ वो ट्रांसफर करता है IMF उस कंट्री के सेंट्रल बैंक के अकाउंट में, ठीक है। रीपेमेंट पीरियड जो है वो वेरी करता है हर लोन का, ज़रूरी नहीं कि सारे लोन 2 साल के लिए दिए जाएं या 6 महीने के लिए दिए जाएं या 10 साल के लिए दिए जाएं, डिपेंड करता है छोटा लोन है बड़ा लोन है और क्या अग्री कर रहे हैं और हम किस कंट्री को दे रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। लोन का अमाउंट भी डिफरेंट हो सकता है, लोन का टर्म ऑफ रीपेमेंट यानी कि टाइम भी डिफरेंट हो सकता है, लोन का इंटरेस्ट रेट भी डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट IMF कि IMF क्या है. Now you people can know and write a note on IMF also. And next topic for me would be, I'm going to share with you guys a new screen now. Sensex. सेंसेक्स क्या होता है? सेंसेक्स अदरवाइज also known as S&P BSE Sensex Index. It is a benchmark index of the India's BSE. BSE is Bombay Stock Exchange. जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, हमारी कंट्री का। तो वहाँ पे हम एक तरह से जो इंडेक्स आता है, फिगर इंडेक्स बेसिकली फिगर्स में आता है कि इतने लाख का चल रहा है या इतने हज़ार का चल रहा है, उस इंडेक्स को मेजर करना सेंसेक्स होता है, ठीक है। S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स भी हो रहा था इसको, क्योंकि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो एक तरीके से पेरेंट या एक जैसे सेंट्रल या मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे, हमारी कंट्री का। गिव मी 1 मिनट, मैं आपकी अटेंडेंस क्लिक कर रही, फिर कंटिन्यू करती हूँ। Okay, so the Sensex is comprised of 30 of the largest and most actively traded stocks on the BSE.
नाउ यहाँ पे ये जो है बीएससी जो है, ये जो है ये कोई इंटरनेशनल, फिलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे विद इन दी कंट्री की बात हो रही है। जैसे हमने आईएमएफ को बात किया था कि वो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस थी, हमारी कंट्री के बारे में उसमें है। और उसमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो जो मेंबर होगा या जिसका स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई दूसरी कंट्री की कंपनी नहीं हो सकती, वो हो सकती है। जो हम ट्रेड स्टॉक्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे वो कोई भी कंपनी हो सकती है, जो कि शायद यूएस की कंपनी हो इंडिया में ट्रेड कर रही हो, चाइना की कंपनी हो इंडिया में ट्रेड कर रही हो, तो उनका ट्रेड स्टॉक जो है बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कहाँ पे जा रहा है, ऊपर उसका रैंकिंग जा रहा है, नीचे उसका रैंकिंग जा रहा है। तो बेसिकली रैंकिंग, ये जो इंडेक्सेस हैं ये एक तरह से रैंकिंग प्रोवाइड कर देते हैं कि किसका ट्रेडेड स्टॉक सबसे ज़्यादा है, किसका सबसे कम है। ट्रेडेड स्टॉक का मतलब किसके सबसे ज़्यादा शेयर्स बिक रहे हैं मार्केट में, नहीं है, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो अप डाउन सुबह शाम तक एवरी टाइम मॉनिटर किया जाता है वो 24 आवर्स, और वो चेक किया। तो ये किस तरह से पता चलता है, ये सेंसेक्स से पता चलता है। इंडेक्स कॉम्पोजिशन इज रिव्यूड इन जून एंड दिसंबर ईच ईयर। जो इनका कॉम्पोजिशन है इंडेक्सेस का वो हम रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं जून में और दिसंबर में। कौन करता है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही करेगा। तो ये बेसिकली जो सेंसेक्स है या जो ये बीएसई है, ये इट वाज क्रिएटेड इन 1986। द सेंसेक्स इज द ओल्डेस्ट स्टॉक इंडेक्स इन दी इंडिया। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करें, एक तरह से ये भी एक स्टॉक है, ट्रेडेड स्टॉक है इंडिया में, और सबसे ओल्डेस्ट है। Analysts and investors use it to observe the cycles of the India's economy and development and decline of a particular industries. ठीक है, क्या करते हैं जो एनालिस्ट्स हैं, जो बैठे हुए हैं एनालिस्ट, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट है, या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, साइकिल ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। किस साइकिल, मतलब जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं, जैसे कि रिसेशन चल रहा है मार्केट में या बूम टाइम आया हुआ है ना। रिसेशन का मतलब मार्केट में सब कुछ डाउन चल रहा है, अभी तो कुछ भी बिजनेस भी नहीं है, सब चीज़ें लो हैं, प्राइसेस भी लो हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा। तो वो साइकिल होती है कि रिसेशन साइकिल जो है वो नीचे जा रही है, साइकिल अप हो रही है, या अभी किस लेवल पे है साइकिल की, वो सारी चीज़ों को स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है। एंड द डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री अभी डाउन जा रही है, कौन सी इंडस्ट्री अभी अप जा रही है। होता है ना, हम जैसे बात भी करते हैं नॉर्मली कि अभी तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी अप जा रही है, या एक्सवाइजी कोई भी सर्विस इंडस्ट्री की कोई वैल्यू भी नीचे जा रही है, कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो वो सब इसी के ऊपर बेस होता है कि सेंसेक्स के हिसाब से उनको जो जो डेटा मिल रहा है हम उस पर बात करते हैं। नाउ द सम टर्म सेंसेक्स वाज कॉइन्ड बाय स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स कॉल्ड दीपक मोहनी। दीपक मोहनी ने इसका नाम दिया था कि हम इसको सेंसेक्स बुलाएंगे। एंड इज ठीक है, फॉर्मेटिव द वर्ड्स सेंसिटिव एंड इंडेक्स, दो वर्ड का एक तरह से मिक्सचर जो है उसको हम पोर्टमैटिव बोलते हैं। सेंसिटिव और इंडेक्स को मिला के सेंसेक्स बना है। ओके, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स आर सिलेक्टेड बाय द S&P BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स कमेटी बेस्ड ऑन 5 क्राइटेरिया। मतलब अब कौन सा जो है ट्रेड एक्सचेंज वो पार्ट रहेगा सेंसेक्स पे, या वो सेंसेक्स को कैलकुलेट करने के लिए कंस्टिट्यूएंट रहेगा, वो कौन डिसाइड करता है, वो बीएससी का इंडेक्स कमेटी डिसाइड करती है। किन क्राइटेरिया पे, इन 5 क्राइटेरिया पे। इट शुड बी लिस्टेड इन दी इंडिया ऑन बीएससी। पहली बात तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को, वो ट्रेड ने या उस कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर करवाया हो। इट शुड बी लार्ज इन मेगा कैप कंपनी, और द स्टॉक शुड बी रिलेटिवली लिक्विड। लिक्विड इन द सेंस कि वो ट्रांसफरेबल हो, चेंज कर सकते हो, मनी में के फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं लिक्विड। कंपनी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम कोर एक्टिविटीज़, और जो वो मेंबर जिसने रजिस्टर करवाया अपने आप को, सपोज जैसे मेरी कंपनी एबीसी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और मैं उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्टर भी करवाना चाहती हूँ। डिपेंड करता है, जो हम शेयर्स मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ती है वो कैसे बढ़ती है, उसके शेयर होल्डर्स कितना हैप्पी हैं, कितना डिविडेंड उनको टाइम पर दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है,
रहा है, ये सब चीज़ें ना हो। आपको समझ रहा है, जो हमने पुराना पढ़ा भी हुआ है कुछ, वो यहाँ पर आकर अब थोड़ा सा एक तरह से कलेक्टिवली हम वो कर रहे हैं कि सारे कंट्रीज फिर यहाँ पर मेंबर बन रहे हैं और कितना लिक्विडिटी है उनके पास वो भी चेक करके अप डाउन उनकी पोजीशन आती है सेंसेक्स पे। कंपनी शुड जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम कोर एक्टिविटीज, जो उसका काम है, यानी कि कंपनी का जो एक तरह से इंडस्ट्री है उसकी कोर एक्टिविटी से पैसा या रेवेन्यू अर्न करना चाहिए, फ्रॉड वगैरह से नहीं। एंड इट शुड कीप द सेक्टर बैलेंस ब्रॉडली इन लाइन विद द इंडियन इक्विटी मार्केट। जो इक्विटी मार्केट है इंडिया का, हमारे पूरी कंट्री के लेवल का, उसको भी बैलेंस करती होनी चाहिए वो पर्टिकुलर ट्रेड स्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी उसके मेंबर्स हैं। तो पहला चीज़ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो रजिस्टर होनी चाहिए। अगर कोई स्टॉक नहीं है रजिस्टर तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सेंसेक्स उसको डिफाइन नहीं करेगा, सेंसेक्स को वो चीज़ डिफाइन या इम्पैक्ट नहीं करेगी। So the BSE Sensex plunged 12.7%, its worst ever fall on April 1992. 1992 में एक तरह से इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस टाइम पर फाइनेंशियल मैनेजर थे फाइनेंशियल मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने बहुत स्मार्टली, बिकॉज ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, दुनिया में ही इज अमंग दी टॉप इकोनॉमिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है। ही वॉज द फाइनेंशियल मिनिस्टर दैट टाइम, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उन्होंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्री को बाहर निकालने की कोशिश की थी और लेकर भी आ गए थे विद इन द सेम ईयर। सेंसेक्स रेफर्स टू द इंडियाज बेंचमार्क स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज क्रिएटेड 1986 में, ये हमने पढ़ लिया है ऊपर ऑलरेडी। नाउ द राइज ऑफ द सेंसेक्स, बढ़ता कैसे है, राइज कब होता है और क्या होता है। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड पहला है। जस्ट अ मोमेंट, क्या हो गया। BSE Sensex has experienced enormous growth since India opened up its economy in 1991. 1991 में हमारी इकोनॉमी एक तरह से थोड़ा सा ओपन हुई थी, लेकिन 1992 में आते आते वो चीज़ें जो है एक तरह से इट टर्न आउट टू बी वर्स्ट एंड एक तरह से क्राइसिस कंट्री में आ गया था। बिगेस्ट गेन्स हैव अकर्ड इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी का मतलब जो भी 2001 से लेकर 2099 तक का, ये सारी भी हमारी 21st सेंचुरी चल रही है। When it rose from around 5,000 in the early 2000 to more than 42,000 in January 2020, यानी कि सेंसेक्स पहले 5,000 था, 2000 से 5,000 बढ़ा और फिर उसके बाद वो 42,000 भी हो गया जनवरी 2020 में। दिस हैज मेनली बीन रिजल्ट ऑफ द इंडिया सर्जिंग इकोनॉमी which for years has grown as the one of the fastest spaces in the world. Now India's expanding economy owes much to rise to the nation's middle class and vice versa. अगर इंडिया की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि नेशन का जो वर्ल्ड वाइड, सॉरी, जो नेशन वाइड हमारा जो मिडिल क्लास है वो बेसिकली राइज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एक वन स्टडी के हिसाब से नियरली 80% ऑफ द नेशंस हाउस होल्ड विल बी मिडिल इनकम। ठीक है, और ये है भी सही बात कि हमारी कंट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एक तरह से लोग हैं, वो ज़्यादातर जो 80% ऑफ द लोग हैं वो मिडिल क्लास ही हैं। लोअर मिडिल क्लास कह लो, not 80%, but approx like that 20 to 30% people are the below poverty line people in the country, और 2030 तक हम assume करें कि 80% जो लोग हैं वो मिडिल इनकम के ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, 2030 तक, और 50% के करीब है अप्रॉक्स अभी जो 2019 में थे। द मिडिल क्लास इज एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ द कंजम्पशन डिमांड। हम मिडिल क्लास को अज्यूम करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, एक तरह से ड्राइव करते हैं पूरी इकोनॉमी को, क्योंकि ज़्यादातर मेजर एरिया जो है उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इंडियाज ग्रोथ हैज स्लोड इन रिसेंट ईयर्स। पिछले कुछ सालों में इंडिया की ग्रोथ वैसे तो स्लो हुई है। आउटब्रेक ऑफ द ग्लोबल कोरोना वायरस पेंडिंग इन अर्ली 1920, जो फरवरी मार्च से जो पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो इकोनॉमी है वो लोअर लेवल पर आया है, और हम उसी चीज़ को अभी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा मार्केट है वो फिर दोबारा अप हो जाए। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है? व्हेन इट वाज लॉन्च 1986, सेंसेक्स जब हमारा उसमें जो BSE है वो लॉन्च हुआ था जब 1986 में, सेंसेक्स वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथोडोलॉजी।
ठीक है, एक मेथोडोलॉजी के बेसिस पर सेंसेक्स को कैलकुलेट किया था, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता था, और उस मेथड का हमने नाम दिया था फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड। फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सितंबर 2003 में सेंसेक्स हैज बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड के बेस पर हमने 2003 में अपना सेंसेक्स को कैलकुलेट किया था, विच प्रोवाइड्स अ वेटिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ अ कंपनी ऑन द इंडेक्स. This is a variation of the market cap method. But instead of using a company's outstanding shares, it uses its float, which is the number of shares that are readily available for the trading. कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के पास पे, जो बेसिकली वो फ्लोटिंग मैनर में दिखा सकते हैं सेंसेक्स में, उसके ऊपर डिपेंड करके कैलकुलेट किया गया था सेंसेक्स बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस। जिस भी कंपनीज में इस हिसाब से शेयरिंग हुई थी, शेयरिंग का मतलब शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो थे कि वो बेसिकली फ्लोटिंग मेथड में थे और फ्री फ्लोटिंग थी ट्रेडिंग उन लोगों की, यानी कि उन शेयर्स को इजीली मार्केट में बेचा या खरीदा जा सक रहा था। फ्री फ्लोटिंग थी उनकी ट्रेडिंग कर सकते थे वो उनके बेस पर कि जिस कंपनी के पास ज़्यादा है फ्लोटिंग एंड ऑल फ्लोटिंग शेयर्स या कैपिटल, उस तरीके से वो कंपनी को उन लोगों ने कंसिडर किया एज अ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन या कैपिटल, एंड द सेंसेक्स वाज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ। इन द नेक्स्ट क्लास, अभी जो आप ज्वाइन करेंगे 10-5 मिनट के बाद ही, अभी ये वाली तो ओवर होने वाली है, 2-4 मिनट के बाद वो क्लास में फिर से आप ज्वाइन करिएगा। ठीक है, सो द फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ऑफ कंट्री, द फर्स्ट मार्केट, जो पहला उसका हम मार्केट कैप कैलकुलेट करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, उन शेयर्स का प्राइस कितना है, फ्री कितना फ्लोट हो पा रहा है, इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की थी 2003 में सेंसेक्स को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट शेयर मार्केट। I'll see you in next class.